हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया सेक्शन शुरू करेंगे। आपको मैंने बताया था कि पहले भी बताया इस चैप्टर के दौरान कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसकी स्टडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें है ना आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। फिर दूसरा सेक्शन था जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ाई की, जिसमें है ना आप करंट पास करते हैं और सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल चार्जिंग ऑफ सेल जैसा होता है। और ये थर्ड सेक्शन है जो मैं शुरू करने वाला हूं, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम लोग ना एक सेल के अंदर जो करंट बहता है, बाहर नहीं, बाहर जो बहता है तार में, उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और जो सेल के अंदर करंट बहता है, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट होता ही होता है ना, आप बाहर से होते हुए करंट अंदर से होते हुए फिर बाहर जाता है। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट होता है तो अंदर जो सेल के करंट बहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक नया सेक्शन शुरू करते हैं। लेक्चर 10, इसमें दो लेक्चर लूंगा मैं, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इससे पहले कि इसके डिटेल में जाएं कि ये क्या है, क्या कहता है चैप्टर, आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैटर को कंडक्टिविटी के आधार पर बांटेंगे तो आपको मिलेंगे इंसुलेटर, जो बिल्कुल कंडक्शन नहीं करते, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी इंसुलेटर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से हम सभी वाकिफ हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह सेमीकंडक्टर हैं। इनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होती है और इनकी कंडक्टेंस बहुत कम भी नहीं होती। इनके अंदर जो करंट बहता है वो मिली एम्पियर से लेकर माइक्रो एम्पियर्स के बीच में, है ना, करंट बहता है। ठीक है, इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और फिर होते हैं कंडक्टर्स जिनमें खूब करंट बहता है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कंडक्टर्स दो तरह के हो जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे कंडक्टर जैसे जो आपके घर में ना तार होते हैं जिसमें बिजली बहती है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का एग्जांपल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज कैरियर हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। और अगर चार्ज को कैरी करने वाले लोग इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक ही कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, एक और कंडक्टर होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में की खास बात क्या होती है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होता है वो आयन होता है। चार्ज कैरियर इज आयन, मतलब जो करंट है वो आयंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक सेल ले लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड डाल दिया, इसके अंदर आपने बैटरी लगा दी। अब क्या होगा, इसके अंदर चार्ज मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन इधर मूव करेगा, नेगेटिव आयन इधर मूव करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इस पानी के रूप में जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस के थ्रू कंडक्टिविटी होती है। और आयंस कहां से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल कर आते हैं। आप जब भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, आयंस बनते हैं। तो चूंकि आयंस इनके चार्ज कैरियर और आयंस इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं, इसलिए इस तरह के कंडक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर आप किसी भी तार को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी कंडक्टेंस कम हो जाएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कंडक्टेंस, जो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस क्यों घट जाता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटम्स अपनी जगह पे हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो करने में अगर दिक्कत आती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, करंट के फ्लो करने की टेंडेंसी घट गई। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस भी बढ़ता है, घटता है, कंडक्टेंस घटता है। जबकि यहां नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों है। पर यहां याद रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में होता है वो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ती है,
जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस जो है वो घटता है। ठीक है, ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आयंस के फॉर्म में करंट का बहना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाता है, और अक्सर किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें जो करंट बह रहा होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बेहतर एग्जांपल है। नाउ अब मैं अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। किन फैक्टर्स से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अफेक्ट होता है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फर्क डालते हैं? ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? पहला फैक्टर हो जाएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने किस टाइप का लिया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फैक्टर है सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन चार फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इन चार फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन से? किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं, क्या सॉल्वेंट आपने यूज किया है, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन है, और कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो आइए इसके अब डिटेल में जाते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पे फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे। अगर आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस यहां पे भी वही बात है, पहला फैक्टर मैं इसको डील करने जा रहा हूं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आप पाएंगे कि अगर आप दो सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे एक ये सॉल्यूशन है जिसमें आपने HCl घोल रखा है 1m, और ये एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने एसिटिक एसिड घोल रखा है 1m। अब आपको पता हो कि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आयनिक में मैंने पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो पानी में जाने के बाद, एक्वस मीडियम में जाने के बाद 100% डिसोसिएट कर जाए, कुछ भी बचा ना रह जाए। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अधूरा टूटते हैं, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये अधूरा टूटते हैं। मैंने आपको आयनिक में ये पढ़ाया भी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स। सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में गिने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड 7 होते हैं, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए ये 7। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो जाएंगे, तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में गिने जाएंगे। और सारे सॉल्ट्स इस दुनिया में जितने भी हैं उनको भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में है ना क्लासिफाई करते हैं। इन लोगों को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं जो आयंस में टूटते हैं, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करिए, यहां की बात करिए, यहां पे HCl है, डिसोसिएट कर रहा है, H प्लस एक्वस, ऑफ कोर्स यहां पे मैंने है ना पानी लिया है बहुत सारा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में टूट रहा है। अगर ये 1m लिया है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 बचेगा, ये 1m, और ये कितना बचेगा, 1m बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 2m है, यहां आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 2m है। और आप जानते हैं जितने ज्यादा आयंस होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। एक काम करिए, आप इसको कॉन्सेंट्रेशन भी मत लीजिए, आप लीजिए कि सेम वॉल्यूम है दोनों का और दोनों के 1-1 मोल है या 5-5 मोल है, ऐसे समझिए 5-5 मोल है। तो होगा क्या, ये 5-0-0-0-5-5, तो आपको 10 आयंस मिलेंगे कंडक्शन के लिए, 10 आयंस मिलेंगे कंडक्शन के लिए।
ठीक है, कंडक्शन के लिए। अब यहां की बात करिए, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। हो सकता है ये पानी में जाने के बाद जब टूटे CH3COO माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस पे टूटता है अगर, है ना, हो सकता है आपने इसे 5 मोल लिया हो शुरू में, है ना, हो सकता है इसमें से एक ही मोल टूटे, ऐसे बन जाए, ठीक है। तो यहां पर कितने आयंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं यहां पे 20% भी अगर डिसोसिएशन होता है इसका, तो 20% मतलब 5 का 20% कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो एक और एक यहाँ पे 2 ही आयंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आयंस अगर कम है तो यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टेंस विल बी लेस। जबकि यहाँ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करता है। कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यहां पे सारांश क्या सीखा मैंने सीखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेटर कंडक्टर्स, आर बेटर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स with respect to weak electrolytes। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बाकी सारे फैक्टर्स जैसे सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए दोनों का, और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब भी हम किसी एक फैक्टर की स्टडी करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स जो है उस केस में क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगली चीज करिए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। अब यहां पे ये सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ेगा, हम लोगों ने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट देख लिया, नेक्स्ट चीज सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा जाए। अब मान लीजिए आप सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और अलग अलग सॉल्वेंट में लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूं, मैं आपने HCl लिया यहां पर, और HCl आपने एक्वस मीडियम में लिया, 1m है, ठीक है, 1m है। वही HCl आप 1m ही लीजिए पर CCl4 में लीजिए। आपने 1 मोल पर लीटर डिसॉल्व किया है, CCl4 सॉल्वेंट। आपको बता दूं, जितने लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते कि CCl4 टेट्राहाइड्रल होता है और इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना, 0 होता है। और चूंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए इस सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिन भी चीजों का है ना नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए उनको हम लोग नॉन पोलर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जबकि वाटर जो है, अच्छा देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट्स है टेट्राहाइड्रल के, इन सारे डाइपोल मोमेंट्स का सम 0 आता है। जबकि वाटर जो है वी शेप्ड होता है और वाटर के 2 डाइपोल मोमेंट्स जो वेक्टर हैं इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आता, इसलिए वाटर को हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक फंडा क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। HCl भी पोलर होता है, HCl भी पोलर होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पोलर। तो एक कहावत है केमिस्ट्री में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा होता है वैसे में ज्यादा घुलता है, ठीक है। तो अगर आप HCl को पानी में लेंगे तो इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl प्लस एक्वस चेंजेस इनटू H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस लिख सकते हैं। आप जितना लेंगे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ज्यादा आयन है ना, मोर आयन, आयंस मोर कंडक्टेंस, ठीक है, मोर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, मोर कंडक्टेंस। लेकिन यहां क्या होगा, अगर आप HCl को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं CCl4 में, तो जाहिर सी बात है इसका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होगा, उतना ज्यादा नहीं टूटेगा, उतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं करेगा, है ना। तो अब हो सकता है 1 0 0 1 में से कुछ 0.1 0.1 0.1 ऐसे हो जाए, तो कम टूटेगा, क्योंकि है ना HCl खुद क्या है, पोलर है, और सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। जैसा होता है वैसे में ज्यादा घुलता है, जैसा होता है उसके विपरीत में कम घुलता है, ठीक है। यहाँ पे कम घुला, कम डिसोसिएट किया। अगर आयंस कम होंगे, लेस आयंस, लेसर कंडक्टिविटी, लेसर कंडक्टेंस आप कह सकते हैं, कंडक्टेंस जो है लेस हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा यहां पे कि मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है,
सेकेंड सॉल्वेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या बताया मैंने कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। और सॉल्वेंट में मैंने क्या देखा, सॉल्वेंट जितना पोलर होगा, है ना, मोर द polarity of the solvent more is electrolytic conductance। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर लिए, सॉल्वेंट का फैक्टर और किसका, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का फैक्टर। अब दो फैक्टर और बचते हैं, एक टेम्परेचर और क्या, कॉन्सेंट्रेशन। आइए कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर समझते हैं। तो तीसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, सी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे, है ना, इसको देखा जाए। मान लीजिए आप एक सेल बनाते हैं, ठीक है, आपने एक सेल बनाया, यहां पे एक सेल बनाया और इसमें एसिटिक एसिड घोल दिया, कुछ सी कॉन्सेंट्रेशन, आपने एसिटिक एसिड डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर, पानी है ऑफ कोर्स, ठीक है, यू हैव डिसॉल्व्ड इट इन वाटर। आपने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है ना। अब होता क्या है, ये जो एसिटिक एसिड है ये डिसोसिएट करता है, CH3COOH प्लस एक्वस इज इन इक्विलिब्रियम विथ CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, H प्लस एक्वस लिखा। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, 1 0 0। 1 में से जितना टूट जाए उसे अल्फा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा अल्फा। अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है तो C मोलर कंसंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी C इंटू 1 C इंटू 0 C इंटू 0 C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब मुझे एक चीज पता है कि किसी भी एसिड के टूटने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। K इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो अगर मैं, ये एक तरह का K इक्विलिब्रियम होता है, आप कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, एसिड के टूटते वक्त जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसके कांस्टेंट को हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां पर Ka की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Ka इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है एसिटिक एसिड का एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इक्वल टू Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। C गेट्स कैंसल्ड आउट, सो आई कैन से हियर that Ka is equals to C alpha square by 1 minus alpha। अब आमतौर पर ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है 1 से, यानी 1 माइनस अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या सीखा मैंने सीखा यहां पे कि Ka is approximately equal to C alpha square, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू Ka by C का अंडर रूट। ना दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या सीखा, आपको मालूम है आयंस कब ज्यादा बनेंगे, भाई C तो फिक्स है, आपने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो तो फिक्स है, आप जो बदल सकते हैं वो है अल्फा, ठीक है। तो आपने देखा कि अल्फा पे जितना ज्यादा होगा आयंस उतने ज्यादा होंगे, अल्फा जितना ज्यादा होगा आयंस उतने ज्यादा होंगे, पर अल्फा कब ज्यादा होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। मैं कह सकता हूं यहां पर कि अल्फा जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयंस होंगे और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है, इस बात को समझा जाए। मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस यहां पे कॉन्सेंट्रेशन 2C अल्फा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस जब ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टेंस आयंस की संख्या या कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना चार्ज को कैरी किया ज्यादा कैरी किया जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरी किया जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे
तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। पर मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ आयंस कब ज्यादा होंगे, जब अल्फा ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ आयंस कब ज्यादा होंगे, जब अल्फा ज्यादा होगा। ठीक है, अल्फा कब ज्यादा होगा, आप यहां से देख सकते हैं अल्फा कब ज्यादा होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑपोजिट होते हैं। आप जितना पानी मिलाते जाएंगे चीजों का कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होता जाता है, यानी आप कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा भी समझ सकते हैं, डाइल्यूशन ज्यादा भी समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल के आया, निकल के आया कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टेंस ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। यानी उस जगह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा जहां ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाया जाएगा, यानी पानी मिलाने से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो सीखा, यहां से क्या सीखा, मैंने सीखा पहली चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस is inversely proportional to concentration। ठीक है, lesser the concentration more is the electrolytic conductance। एक बात ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस is directly proportional to dilution। ठीक है, यानी जितना डाइल्यूशन ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ, ये हम लोगों ने दो बातें सीखी कि कंसंट्रेशन कम तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा, और डाइल्यूशन ज्यादा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और क्या ज्यादा। तो यहां पर हम लोगों ने है ना तीन फैक्टर्स देख लिए। हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे ना कॉन्सेंट्रेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और ये भी देखा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ता है। अब चौथा फैक्टर जो हमें देखना है वो है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, इसको हम लोग ना एक क्रूड तरीके से भी समझ सकते हैं और एक मैथमेटिकल तरीके से भी समझ सकते हैं। आप कंडक्टेंस के समय होता क्या है, आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, आपने इसको डाला, सी कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही आप पानी में डालते हैं ये बॉन्ड टूट जाता है, माइनस एक्वस प्लस है ना H प्लस एक्वस। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाता है। इस बॉन्ड के टूटने, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ठीक है ना, ये प्रोसेस, इस बॉन्ड का टूट है ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, मोर bonds will be broken, और जितने ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे उतना आयंस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर बॉन्ड विल बी ब्रोकन, मोर बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, मोर नंबर ऑफ आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, और आयंस अगर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं, मैं इस बात और इस बात को देखकर साफ साफ कह सकता हूं कि मैंने जो सीखा वो क्या सीखा, अभी मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, कंडक्टेंस इंक्रीजेस with increase in temperature, ये चीज है जो हम लोगों ने अभी अभी लर्न की। इस बात को ना हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
और आपको पता होगा कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू A फॉरवर्ड बाई A बैकवर्ड e टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा H अपॉन RT होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, यानी e टू दी पावर ऑफ ए कुछ माइनस एक्स जैसा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, जिनको समझ में आना है उनको ऊपर वाले तरीके से भी समझ में आ गया है। ठीक है, ये मैं अलग से समझा रहा हूं, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस पूरी चीज की वैल्यू घटेगी, और अगर आप पूरी चीज की वैल्यू घटेगी तो e टू दी पावर ऑफ माइनस उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन उसे कहते हैं जहां x के घटने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती हो। ठीक है ना, x घटेगा तो फंक्शन बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो फंक्शन घटेगा। तो यहां आप देख सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो x है ये घट गया, और x के घटने से e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा H अपॉन RT की वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, यानी e टू दी पावर ऑफ माइनस डेल्टा H अपॉन RT की वैल्यू बढ़ेगी, यानी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसके लिए बढ़ती है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि और ज्यादा रिएक्टेंट किस में चेंज कर रहा है? प्रोडक्ट में चेंज होगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक क्या कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो ये बात भी ऊपर वाली बात को ही की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, जो लोग ऐसे समझ सकते हैं समझे, जिनको मैथमेटिकली समझना, आई गिव अ मैथमेटिकल प्रूफ आल्सो हियर। ठीक है, कि एक मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको मिल गया। तो मैंने अब तक आपको 4 फैक्टर्स बताए जिन पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है ना। पहला सॉल्वेंट था, दूसरा टेम्परेचर था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मैंने आपको बताया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हो गई। अब आइए है ना इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर्स के बारे में भी बातचीत करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? तो पहला केस, फर्स्ट केस, अगर आप एक सेल लेते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, आप जब एक इलेक्ट्रोड ऐसे डिप करते हैं, आपने एक और इलेक्ट्रोड डिप किया यहां पे, तो भले ही इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप बहुत सारे आयंस होंगे, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है प्लेट, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इस एंड से निकलकर उस एंड तक जा रही है। ठीक है ना, इस एंड से निकल के उस एंड तक जाती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अब होता क्या है कि जितने भी कैटायन या एनायन इधर उधर घूम रहे होंगे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव प्लेट से शुरू होकर नेगेटिव प्लेट तक जाती हैं और खत्म हो जाती है। ठीक है ना, खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, तो जो भी आयंस इधर उधर घूम रहे होंगे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी इसके दायरे में आ गया, जैसे इधर पॉजिटिव इस क्यूबॉइड के अंदर आ गया तो पता चला ये इस तरफ खिंच जाएगा, या बी माइनस अगर इसके अंदर आ गया तो इस तरफ खिंच जाएगा। तो एक तरह से एक हाइपोथेटिकल कंडक्टर सा इसके अंदर बन रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। बल्कि आपको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना,
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए एक स्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू इसका जो भी लेंथ होता है L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये हो जाता है। यहां भी आप इसी तरह का एक कंडक्टर समझिए, ठीक है, और इस कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस यही फॉर्मूला फॉलो करेगा। इस हाइपोथेटिकल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर के जगह मैं यहां पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये तो इमेजिनरी कंडक्टर है तो लेंथ के जगह मैं कहूंगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, पर एक्चुअली इस L जो है वो इस इमेजिनरी कंडक्टर का लेंथ ही है, ठीक है, लेकिन मैं उसे कहूंगा L इज लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। एंड यहां जो A लिखते हैं एरिया, वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। करंट ऐसे बह रहा है तो लग रहा है जैसे यही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा A, पर है ये कंडक्टर का, इस हाइपोथेटिकल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर हम कहते क्या है इसको, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो इसको एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो है बिल्कुल वही चीज, बस नाम का फर्क आ जाएगा। मैं इन सारी चीजों को डिफाइन कर देता हूं। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक ना कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अच्छा ध्यान देखिए, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल की किससे बना है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, आप बदल नहीं सकते। अगर आयरन है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता। पर इस सेल की आप बदल सकते हैं। कैसे? आप इस पूरे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को गिरा दीजिए और इसमें कोई नया सॉल्यूशन डालिए, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, क्योंकि आप अंदर के पूरे जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको आप बदल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आप कंडक्टिंग मटेरियल को बदल नहीं सकते, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। जबकि इसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, कि आपने क्या इसके अंदर आयंस लिया है, क्या सॉल्यूट, क्या सॉल्वेंट लिया है और सॉल्यूट लिया है, ठीक है। एल होता तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, पर यहां पे हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कहा जाएगा इसे, ठीक है। और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए था, पर यहां पर हम कहेंगे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। हमने देखा कि एक सेल के, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, आपको पता हो आर की यूनिट ओम होती है और रो की यूनिट क्या हो जाएगी। अगर ये मीटर है, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर 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 बच जाएगा, ओम मीटर हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। आपको जानना चाहिए कि L बाई ए को ना हम लोग सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि L बाई ए इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हटाकर कोई नया इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर दीजिए, रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, पर ये कांस्टेंट रहेगा। फिर आप इसको हटाकर कोई नया इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, आर बदल जाएगा, पर L बाई ए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि L बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से बदलता नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू यूनिट हो गई ओम मीटर, ठीक है। अब 1 बाई रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है, छोटा कप्पा कहते हैं इसे, कप्पा है ग्रीक लेटर कप्पा, कप्पा विच इज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की हो जाएगी पर ओम पर मीटर। पर मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर कहा जाता है इसे, ठीक है। ये कंडक्टिविटी हो गई। तो फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, है ना, इसका रंग रूप बदल देते हैं और वो वाला इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट्री में अक्सर ये फॉर्मूला आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो को उधर भेज दीजिए, 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए, एंड 1 बाई रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला जो ऐसा हो जाता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए, ठीक है। ये आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा।
ये फॉर्मूला हम लोग है ना केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको यही पता होना चाहिए कि 1/r, भले ही हम 1/r को कंडक्टेंस कहेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको हम लोग कंडक्टेंस यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जानना चाहिए है ना कि 1/r को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं केमिस्ट्री में, कंडक्टेंस। ऑब्वियसली जितना जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा बहेगा, और ज्यादा करंट बहने को ही के ही फेनोमेना को हम कहते हैं कि कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस हो जाता है। कंडक्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो ओम के का ठीक उल्टा हो जाएगी, पर ओम या महो हो जाएगी या साइमेंस हो जाएगी। तो अभी अभी हम लोगों ने है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक पैरामीटर पढ़ा, और वो है ना कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कप्पा, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r L/A, ठीक है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कप्पा और क्या बताता है, कंडक्टिविटी और क्या चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्या चीज हमें बताती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये कंडक्टिविटी क्या चीज होती है ना, जाना जाए कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। आपको पता है कि अभी हम लोगों ने एक सेल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, और उसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया, ऐसे एक इक्वेशन, एक हाइपोथेटिकल कंडक्टर एज्यूम करते हुए हम लोगों ने एक पैरामीटर डिराइव किया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट L/A, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, यानी कुछ ऐसा करता हूं कि इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी रह जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा कि इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी रह जाए। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर की दूरी रह गई है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये दूरी हो गई, और इसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑफ कोर्स 1। तो मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r, यानी कंडक्टिविटी एंड 1/r इज कंडक्टेंस। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि स्मॉल k जो आया है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, वो तब कंडक्टेंस के बराबर होता है जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आप इस कंडक्टर का वॉल्यूम अगर एज्यूम करें, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दिस एरिया इनटू विड्थ, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कंडक्टिविटी, ये जो k है, ये क्या है मैं जानना चाहता हूं। k उस समय का कंडक्टेंस हो जाता है जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यानी इस चीज को समझिएगा, एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे आयंस घुले हुए हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का एक क्यूब इमेजिनरी अज्यूम करिए, उस क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी वो k कहलाती है ना। यानी मैं कह सकता हूं, अच्छा चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह देते हैं उसे। जैसे एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो एक के लिए जब भी कोई चीज डिफाइन की जाती है उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं ना। एक केजी को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में जो हीट लगा उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, है ना। वैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि k जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है, और इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। तो k इज, मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा
K is conductance of 1 centimeter cube of इलेक्ट्रोलाइट, और सिंस ये एक ही सेंटीमीटर क्यूब का है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर हो गई, आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो नाम में कुछ रखा नहीं है, आप इतना जानिए कि के को कई नाम से पुकारते हैं। के को हम लोग कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, के को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, के को हम लोग क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो के इज, लेकिन याद क्या रखना है, के इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम लोग है ना स्मॉल के कहते हैं। अच्छा, ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने इतना स्ट्रेस दिया है, अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस निकालनी होगी तो 2 इंटू के कर देंगे, 3 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस निकालनी होगी 3 इंटू के कर देंगे। यानी मैंने क्या सीखा है यहां पे कि अगर मुझे किसी भी वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस चाहिए तो वो हो जाएगी v सेंटीमीटर क्यूब इंटू के, दिस इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑफ एनी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू जितना वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस चाहिए वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात हमने अभी अभी सीखी। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पैरामीटर्स समझा दिए, एक समझाया मैंने कि k इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए होता है, दूसरा मैंने ये भी समझाया कि k जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। और कंडक्टेंस के तो किसी भी चीज का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, बस उसमें उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम लोग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ें, क्योंकि ये सब कंडक्टिविटी से केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। हम केमिस्ट्री में मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है ना। देखिए, केमिस्ट्री में कोशिश ये की जाती है कि चीजें मोल के लेवल पे एक्सप्लेन की जाए। इवन चार्ज को भी हम लोग मोल के टर्म्स में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखते हैं। यहां पे भी ऐसा है। ठीक है, हम लोगों ने कंडक्टेंस सीख लिया, पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इमेजिनरी कंडक्टर, इसमें तो हम फिजिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस में इंटरेस्टेड है। आइए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिखते हैं कैपिटल लैम्डा एम, ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, हमें नहीं मतलब कि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी में हम केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं रहते। हम केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड रहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जहां खुला है उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को एक ग्लास में खोल देते हैं तो पूरे ग्लास की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को एक स्विमिंग पूल में खोल देते हैं तो पूरे स्विमिंग पूल की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। आपने ध्यान दिया, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में खुला है उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। मैं यहां लिख सकता हूं क्या, मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी of that volume in which 1 mole electrolyte is dissolved. 1 mole electrolyte is dissolved. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है उस पूरे वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को आप मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसको डिराइव करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें जो चीज घुली है, कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला है ए प्लस बी माइनस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ एम है, मोलारिटी एम है। तुम जानते हो कि
जब मोलैरिटी, जैसे मान लीजिए मोलैरिटी 2m है, तो इसका क्या मतलब होता है, जितनी मोलैरिटी होती है उतने ही मोल्स घुले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के 1 लीटर में। मोलैरिटी मोल्स पर लीटर होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज की मोलैरिटी 2 है तो जितनी मोलैरिटी है, जितनी मोलैरिटी की वैल्यू है उतने मोल्स घुले होते हैं 1 लीटर में। तो अगर किसी चीज की मोलैरिटी m है तो मैं कह सकता हूं कि m मोल्स उस इलेक्ट्रोलाइट के घुले हुए हैं 1 लीटर में, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी चीज की मोलैरिटी m है, दैट मींस m मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। अगर m मोल लोग डिसॉल्व है 1 लीटर में, यानी m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में डिसॉल्व होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 बाय ml। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह लो इसको, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, लेट दिस वॉल्यूम बी v। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है, 1000 बाई मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है। तो 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, इसकी कंडक्टिविटी, इस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। तो बड़ा इजी हो गया, मैं कह सकता हूं मुझे इसी वॉल्यूम की कंडक्टिविटी निकालनी है और फिर मैं उसे मोलर कंडक्टिविटी कहूंगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया, ठीक है। तो 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, k इंटू 1000 बाई m। लेकिन आपको पता है कि ये उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है जहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, ये उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है जहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जहां घुला रहता है उसे हम, उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। यह बड़ा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एक चीज सीखी। अच्छा, ऑन द सेम लाइंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हो जाती है, ठीक है ना। इसी तर्ज पर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या, अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी मोलर कंडक्टिविटी की तरह उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी हो जाएगी जहां एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, ठीक है। इक्विवेलेंट और मोल्स में जरा सा रिलेशन होता है, आप जानते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर निकालना मैंने इस चैप्टर में काफी सिखाया है ना, ये लेक्चर नंबर 8 में भी मैंने इस वैलेंसी फैक्टर की बातचीत की है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is conductivity of that volume of electrolyte which contains one equivalent of electrolyte। तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिस वॉल्यूम में घुला होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। आपको यह भी पता होगा कि इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो नॉर्मेलिटी हो जाता है, और इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो मोलैरिटी हो जाता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी एक फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बता दी। मुद्दे पे आते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आपने डाल दिए हैं, और यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है AB जिसकी नॉर्मेलिटी n है। तो n नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी भी चीज की नॉर्मेलिटी n है तो मैं कह सकता हूं कि n इक्विवेलेंट चीजें 1 लीटर में डिसॉल्व है, ठीक है। यानी n इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितने में घुला होगा? 1000 बाय n सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में घुला होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं शॉर्ट रख रहा हूं, एक मोल जिसमें घुला था उस वॉल्यूम में मैंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम में घुला है उसमें मैं स्मॉल के मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, यानी मैं यहां पे कह सकता हूं देयरफॉर ऑन द सेम लाइंस आई कैन से कि मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर की क्यूब की कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय n। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी सीखा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सीख लिया। मोलर कंडक्टिविटी कितना होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय m, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय n। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, क्या रिलेशनशिप हो जाएगा इनके बीच में, उस चीज पे भी बातचीत कर ली जाए। ठीक है, तो एक छोटा सा इनके बीच में हम रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ये तो हो गया कि हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़ लिए सारे। हम लोगों ने पढ़ा R इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी है यहाँ पे पैरामीटर्स पे। कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाई R इंटू L बाई A, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी पढ़ी है। ठीक है, लास्टली थ्योरी तो यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट चीज जो इस थ्योरी में मुझे बतानी है वो क्या है कि आखिर क्या रिलेशनशिप है इस मोलर कंडक्टिविटी और इस क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। ठीक है, देखते हैं। सिंस हम जानते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज स्मॉल k इंटू 1000 बाई n। ऐसे लिखा, ये बात मैंने यहां से लिखी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, है ना, k स्मॉल k स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई n। ठीक है, यहां पे लिख दिया। अच्छा, सिंस वी ऑल्सो नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां रख रहा हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब आप देख सकते हो कि इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई m को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई m को मैं मोलर कंडक्टिविटी लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is equals to molar conductivity divide by valency factor। तो ये मैंने दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल दिया। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है इसके बारे में मैं क्वेश्चंस की मैं बातचीत करूं ना, आपको आयंस के लिए कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर, इसके बारे में मैं क्वेश्चन में बात करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इस लेक्चर के थ्योरी एस्पेक्ट कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नापने के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। स्पेशली लास्ट में जो हम लोगों ने सीखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में रिलेशनशिप भी फिगर आउट किया। अब इस जो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इतनी देर में डेवलप किया है, इसको क्वेश्चन से हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 n KCl solution is 250 ohm. Calculate the specific conductance. Calculate the specific conductance of the solution if the electrodes in the cell, if the electrodes in a cell
in the cell are 4 centimeter apart and each having an area of 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स डले हुए हैं, ठीक है, और इसमें एक सॉल्यूशन है KCl का जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 N है। ठीक है, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 250 ओम है। ठीक है, इन सेल्स के, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, विच इज कॉल्ड L इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 4 सेंटीमीटर अपार्ट है और इसका एरिया जो है वो 0.8 एरिया जो है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा। कप्पा कितना होगा? वी नो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। कप्पा इज इक्वल टू 1/r। r कितना है? 250 है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कप्पा के यूनिट क्या रखना चाहते हैं। अगर आंसर साइमन पर सेंटीमीटर में दिया है तो आप ये सेंटीमीटर 4 इतना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आंसर साइमन पर मीटर में दिया है यानी SI यूनिट में दिया है तो फिर यू नीड टू कन्वर्ट दीज क्वांटिटीज इनटू मीटर। ठीक है, मैं SI यूनिट में निकालता हूं। लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 to the power of -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी है ना 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर 4/100 हो जाएगा। ऐसे ये भी मैंने कर दिया। सो यहाँ पे कप्पा की यूनिट जो आ जाती है वो आ जाएगी 1/250 इंटू 10⁻², ऊपर से आ जाएगा 10⁻+2, 400/0.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, और ये चीज आ जाएगी 2, तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइमन पर मीटर। ठीक है, 2 साइमन पर मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें आपसे कप्पा पूछा गया और आपने कप्पे का आंसर निकाल लिया। ठीक है, कप्पा निकाल लिया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना होता है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द सेल कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2, the cell constant of an electrolyte, the cell constant of an electrolytic cell is 0.05 per meter. The resistance of 0.125 m AgNO3 solution is 40 ohms. Calculate the specific conductance and molar conductance of the solution ठीक है, चलिए इस चीज को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इतना। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको पता है सेल कांस्टेंट का मतलब होता है L/A। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट है 0.05 पर मीटर। ठीक है, और इसमें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलरिटी है 0.125 m। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना 40 ओम। पूछा जा रहा है ना कप्पा निकालिए और मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगा।
हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, यानी सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 40 ओम्स है, 40 ओम्स इंटू एल बाई ए की वैल्यू है 0.05। सो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई 40 इंटू 5 बाई 100। कप्पा इज इक्वल टू 5 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 आई गेस, सही है ना। एंड कप्पा इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर। तो ये कप्पा आ गया है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर कोई पूछता है मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी तो वो भी आप आराम से निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलरिटी होती है, अगर आप चीजें पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर में होता है। अगर आप चाहते हैं कि पर मीटर क्यूब में आए तो आप इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, यानी आप इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर ऑफ 6 से, तो ये है ना मीटर क्यूब में या ऐसा यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना ये 1000 बाई एम मैंने जब डेरिवेशन किया था, तो आप देखिएगा इसी लेक्चर में मैंने जब इसकी वैल्यू डिराइव की तो 1000 बाई एम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में आंसर जो है मीटर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर जो है 10 टू दी पावर ऑफ -2 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 टू दी पावर ऑफ -6 मीटर क्यूब हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इतना इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6, इतना इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, कप्पा आप यहां से ले लीजिए 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 पर ओम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 बाय मोलारिटी। मोलारिटी की वैल्यू कितनी दी गई है, मोलारिटी है 0.125 ठीक है मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई मीन दिस गेट्स कैंसल्ड आउट बाय 10। ठीक है, होप आई एम करेक्ट। मोलरिटी 0.125 है इंटू 10 टू द 6, ये 10 से चला जाएगा। ठीक है, और 10 टू द 3 10 टू द +3। ठीक है, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 10 टू द पावर ऑफ -5 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -5 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। बिल्कुल यही आंसर भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस देखा है ना, और भी मेरे पास क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे करने के लिए, और जितना आप क्वेश्चंस करते हैं उतना ही आपकी है ना अंडरस्टैंडिंग किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और अच्छी होती जाती है। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दैट इज specific conductivity of 1 by 50 N KCl at 298 Kelvin is 0.001765 per ohm per सेंटीमीटर। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में भी करने को आ सकता है। अभी तक हम लोगों ने मीटर और ऐसा यूनिट में किया था, आप देखिए सेंटीमीटर में भी क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 by 50 N KCl at 298 Kelvin इज इतना पर ओम पर सेंटीमीटर and resistance of cell containing this solution is 100 ohms। ठीक है, 100 ohm। calculate the cell constant, also
find out also find out equivalent conductivity also find out equivalent conductivity of the above solution. ठीक है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी बिल्कुल सेकंड से थोड़ा मिलता जुलता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक है ना एक सेल है और इस सेल के अंदर जो चीज भरी हुई है वो 1/50 NkCl है। ठीक है, 1/50 NkCl है और इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस बार दिया हुआ है कप्पा जो है ना 0.001765 पर ओम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 100 ओम है। ठीक है, 100 ओम है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, दैट मेक्स इट अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, पहली चीज मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है यानी L/A निकालना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इस सेल की कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी और साथ में मुझे सेल कांस्टेंट का कैलकुलेशन करना है। सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइए करते हैं। हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R इनटू सेल कांस्टेंट L/A। ठीक है, कप्पा इज इक्वल्स टू 0.001765 इज इक्वल्स टू 1/R। R कितना है 100 ओम, 100 ओम इनटू L/A। सो L/A सेल कांस्टेंट टर्न्स आउट टू बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1765 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने सेल कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगली चीज क्या पूछी जा रही है? ठीक है, अगली चीज पूछी जा रही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि हमें पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कप्पा भी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं 0.001765 इंटू 1000। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये है इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/50 दी गई है। ठीक है, 1/50 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, पर मोल नहीं, सॉरी, पर इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? ये 50 ऊपर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू है ना 0.001765 इंटू ये 50 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 50000। ठीक है, इंटू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू है ना, आप 40 करेंगे तो यहां आ जाएगा 17.65 इंटू 5 पर ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 5 5 25, 5 6 30, 31 32, 5 7 35, 38, 5 1 5 और 8। तो ये कितना आ जा रहा है, मैं एक बार और चेक कर लूं। 5 5 25, 5 30 31 32, 3 यहाँ पे 2, 5 7 35, 3 8, 5 3 8। ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आप निकाल सकते हैं। अब कोई मोलर कंडक्टिविटी पूछता है तो वो भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा इस पे है ना, जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने और देख लिया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। अ सेल हुज रेजिस्टेंस when filled with 0.1 mkCl is 180 ohm,
180 ohm is measured to be 6000 ohm when filled with 0.003 m NaCl solution. ठीक है, NaCl solution. All measurements are done at 298 Kelvin. What is equivalent conductance of NaCl? What is equivalent conductance of NaCl solution? Equivalent conductance of 0.1 m KCl solution is 128.96 per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन. ठीक है ना, क्वेश्चन को आइए एनालाइज करते हैं. A cell whose resistance when filled with 0.1 m KCl is 180 ohm. तो एक सेल है जिसमें मैं KCl डालता हूं. ठीक है ना, मैं KCl डालता हूं. एक सेल है, इसमें KCl जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 m है, ये डालने पर इसका रेजिस्टेंस 180 ओम आता है. ठीक है, 180 ओम आता है. A cell whose resistance when filled with 0.1 m KCl is 180 ohm is measured to be 6000 ohm when filled with 0.003 m NaCl solution. तो उसी सेम सेल को अगर मैं इस KCl को हटा दूं, ठीक है, जैसे मैं इस KCl को निकाल देता हूं, सारा सॉल्यूशन निकाल के फिर इसमें एक नया सॉल्यूशन डालता हूं NaCl का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है. ठीक है, कितना है? 0.003 m NaCl सॉल्यूशन है. ठीक है, ऐसा करने पर मुझे इसका रेजिस्टेंस जो है वो 6000 ओम मिलता है. 6000 ओम पता चलता है, इसका रेजिस्टेंस 6000 ओम है. ठीक है, ऑल मेजरमेंट्स आर डन एट 298 केल्विन. सारे मेजरमेंट्स 298 केल्विन पे किए जा रहे हैं. व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन? इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? ठीक है, NaCl सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, और यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है 128.96 है ना. इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है. ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं. जो चीज क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यह होना चाहिए कि जो चीज आपसे पूछी जाए आप वहीं से अप्रोच करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, तो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका पूछा गया है, तो ठीक है, मैं NaCl सॉल्यूशन के लिए है ना लिख रहा हूं. NaCl सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू kappa of the NaCl into 1000 by molarity. मोलारिटी कितनी है? मोलारिटी है 0.003. मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब ही रहने दिया इसलिए क्योंकि मुझे पहले से ही कप्पा वगैरह जो है सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह में ही दिख रहा है. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1. लेकिन दिक्कत यह है कि आई डोंट नो कप्पा ऑफ NaCl. ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है NaCl का नहीं पता, तो अब मैं उसको निकालने के लिए चला जाऊंगा. यानी है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू L बाय A, सेल कांस्टेंट. ठीक है, तो मैं ये अगर पा जाऊंगा तो यहां रख दूंगा, ये आ जाएगा जो जिसकी मुझे जरूरत है. पर इसको निकालने में दिक्कत है, मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है. ठीक है ना, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. अब सेल कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो एक चीज तो बता दूं, चाहे इसमें NaCl रखा हो, चाहे इसमें है ना आपने NaCl डाल रखा हो,
चाहे आपने इसमें KCl डाल रखा हो, जो चीज नहीं बदलेगी वो L और A का रेशियो है, सेल कांस्टेंट है, ठीक है। यानी जो सेल कांस्टेंट मुझे NaCl सॉल्यूशन में जरूरत है, मैं KCl सॉल्यूशन से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा KCl सॉल्यूशन के लिए? KCl सॉल्यूशन से मैं L/A निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि इसका KCl का K ऑफ KCl इज इक्वल्स टू 1 अपॉन resistance 180 into L/A. Let it be equation number 3. अब दिक्कत यह है कि L/A निकल जाएगा, ये इस यहां के लिए L/A यहां से आ जाएगा, पर उसके लिए मुझे KCl नहीं पता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl नहीं पता। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे आ जाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से आ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 198.96 इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी K ऑफ KCl इंटू 1000 बाय, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू 1000 बाय, है ना, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, तो यहां मोलैरिटी नहीं रख सकते, मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी रखनी होगी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बड़ा ही सिंपल सा रिलेशनशिप होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, NaCl का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन ऑल केटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन। तो यहाँ पे Na के ऊपर टोटल चार्ज 1 है, इंटू 1 कर दीजिए, ये आ जाएगा, है ना, कंडक्टिविटी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी ऑफ KCl। नॉर्मेलिटी KCl की तो नहीं पता, पर मोलैरिटी पता है, तो हम क्या करेंगे? मोलैरिटी ऑफ KCl इंटू, है ना, वैलेंसी फैक्टर। KCl का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? फिर वही टोटल चार्ज ऑन ऑल केटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन, तो KCl के ऊपर टोटल चार्ज K के ऊपर 1 है, इंटू 1 कर लीजिए। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं यहां से ये निकलेगा, फिर उससे L/A आएगा, L/A यहां रखने पर ये आएगा, और ये यहां रखने पर आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और पहला काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 4 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन, है ना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 4, इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बाय कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू पता है हमें, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 128.96, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl, specific conductance of KCl into this 1000 and 1000 will go off, this will go above it, so this will be like 0.1 into 1 by 0.003 into 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl निकाल बैठूंगा अगर मुझे इन दोनों का रेशियो मिल जाए। इन दोनों का रेशियो यहां से आ सकता है, ठीक है, आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो यहां से आ जाए। इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करें तो K ऑफ NaCl by K of KCl is equals to L/A will get cancelled, and this is like 180 upon 6000, ठीक है, 600 3/100 आ जाएगा। इस चीज को यहां रख देते हैं, क्या मिल जाएगा? तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 3/100, सो 3/100 into 0.1 by 0.003, this is also like 3/100, ठीक है। पॉइंट अगर आप हटा देंगे ऊपर 1000 आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0.3/100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0.3 आ जाएगा, दिस इज लाइक 1। तो मैंने क्या सीखा कि इन दोनों का रेशियो जो है वो 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको यहाँ पे अलग कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इसको यहां लिख रहा हूं,
मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl by equivalent conductivity of KCl, that is 128.96, is equals to 1. So I just came to know that equivalent conductivity of NaCl will be equal to 128.96, है ना, आ जाएगा ये, ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आपने देखा कि ये काफी अच्छा सवाल था। आपने देखा कि कैसे दो सेल्स में, है ना, L/A के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन बिठाया, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे दो सेल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी हो तो आप हमेशा उसको, है ना, सेल कांस्टेंट के जरिए कर सकते हैं, बिकॉज सेल कांस्टेंट इज समथिंग विच विल रिमेन कांस्टेंट बिटवीन टू सेल्स, लेकिन इनकी सॉल्यूशन बदलने से इनका रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी सब बदल जाती है, लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 50 ohm एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन A, ठीक है ना, सॉल्यूशन A, of a solution A is 50 ohm and that of a solution B is 100 ohm. Both solution being taken in same cell, if equal volume of solution A and solution B are mixed, what will be resistance of the mixture using the same cell, assume that degree of dissociation remains unchanged on mixing, ठीक है। तो ये चीज कही गई है कि मिक्सिंग करने पे भी अनचेंज रहेगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही उम्दा सा क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर एक सॉल्यूशन, आप एक सेल ले लीजिए, आपने एक सेल ले लिया, इसमें सॉल्यूशन ए है, ठीक है, V वॉल्यूम ले लीजिए इसका, ठीक है, और इस सॉल्यूशन A का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, ठीक है, 50 ओम है। इसी तरह का फिर से इतने ही वॉल्यूम का इसी सेल में एक और सॉल्यूशन डालिए B, ठीक है, V वॉल्यूम का है, ठीक है। अब V वॉल्यूम ले लीजिए, इस बार इसमें सॉल्यूशन B लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन B लिया आपने और इसका रेजिस्टेंस जो है सॉल्यूशन B के केस में कितना निकल के आता है, 100 ओम निकल के आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसी सेल में, है ना, क्या कहता है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर इन द सेम सेल। इसी सेल में को फिर से लीजिए, यानी पहले मैंने इसके सॉल्यूशन को अलग किया, रेजिस्टेंस 50 ओम था, फिर अलग किया, फिर इसमें नया सॉल्यूशन डाला B, रेजिस्टेंस 100 ओम आया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं ऐसा करूं कि इसी सेल में
इसी सेल में इक्वल वॉल्यूम लूं दोनों सॉल्यूशंस का, तो जाहिर सी बात है अगर पहले ए वी आ रहा था और बी वी आ रहा था, तो यहां पर दो वॉल्यूम लिया गया, दोनों इक्वल है लेकिन दोनों का सम वी आना चाहिए, यानी जाहिर सी बात है कि इसमें v/2 सॉल्यूशन ए मिलाया गया होगा और v/2 सॉल्यूशन बी मिलाया गया होगा, तभी इनका इक्वल वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि कहा गया है बोथ सॉल्यूशन इफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो वॉल्यूम तो इक्वल भी है और सेल भी सेम है, इन द यूजिंग द सेम सेल, यानी इस सेल में भी मैक्सिमम वॉल्यूम वी ही आ सकता है, यानी इन दोनों का सम वी आना चाहिए। ठीक है, तो ये v/2 अब कहा जा रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ठीक है, ये दो सॉल्यूशन है इसमें। देखिए पहले क्या था, यहां पे एक सॉल्यूशन था ए, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ RA रहा होगा, RA। एक सॉल्यूशन था बी, उसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा RB। पर यहां पर क्या है, दो सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशंस के कुछ कुछ रेजिस्टेंस होंगे, है ना, कुछ RA' और RB'। तो मैं सिंस ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस को हमेशा रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/RA' प्लस 1/RB', ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे 1/R इक्विवेलेंट ही निकालना है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा आपको चूंकि पता है कि कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी आप 1/R को हमेशा कप्पा बाई सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप 1/R को हमेशा कप्पा बाई सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए का कप्पा बाई सेल कांस्टेंट प्लस बी का कप्पा बाई सेल कांस्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा कि यहां जो RA आया है, RA है ना, यहां का जो कप्पा होगा ए का वो हो जाएगा 1/50 इंटू सेल कांस्टेंट, और यहां का जो कप्पा होगा, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा, वो 1/RA इंटू सेल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं बताऊं आपको, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेम होगा। मेरा आंसर है नहीं, नहीं होगा। आपको याद होगा अभी मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी। ठीक है, आपने सॉल्यूशन तो आधा ही लिया इससे यहां पे, यानी यहां के नंबर ऑफ मोल्स हाफ ही पहुंचे, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन मिलाने से वॉल्यूम जो है v/2 के जगह टोटल वॉल्यूम v ही हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन घट गया। आप समझिएगा, अगर मान लीजिए यहां A के मोल्स 100 थे और वॉल्यूम v था, तो अब क्या होगा, आप यहां पे आपने v/2 ही डाला, यानी A के मोल्स यहां पे 50 ही आएंगे, लेकिन जब वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे तो आप v/2 इसका और v/2 यानी टोटल वॉल्यूम v से डिवाइड करेंगे, v से। तो आप देख सकते हैं पहले कॉन्सेंट्रेशन 100/v था, अब कॉन्सेंट्रेशन 50/v हो गया, यानी A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। ऐसे ही B का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा, क्योंकि आधा सॉल्यूशन आपने लिया है और उसको v/2 से और ए और मिलाने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो चूंकि दोनों के मोल्स हाफ हाफ आए, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रह रहा है ना, वॉल्यूम पहले जितना ही है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस भी हाफ हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होते हैं उस पे डिपेंड करती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इसको मिलाने से हाफ हो जा रहा है तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10 आयंस थे, वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से वो आयंस जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में से फिर से बाहर निकल जाएंगे, तो अब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, यानी जो नया स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी हाफ हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस हाफ होने की वजह से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C इंटू Ka' can be written as Ka/2 and Kb' can be written as Kb/2। यहां पे Ka और Kb इनिशियल स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है, इनिशियल स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C
1/2c, 2 भी बाहर निकाल लीजिए। k को क्या लिख सकते हैं, k को हम लिख सकते हैं यहां से c/50, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं c/50 प्लस, और kb को क्या लिख सकते हैं c/100, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा c/100। तो आप देख सकते हैं c गेट्स कैंसल्ड आउट, आप यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/200, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 200, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाय 300, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 200/3 ओम, ठीक है, which of course R equivalent is equals to 66.67 ओम, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन के मार्फत देखा कि कैसे दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करने पे भी आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं, है ना, कोलरॉश लॉ की, और स्टडी करेंगे कि पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन करने पर, है ना, स्पेसिफिक कंडक्ट रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।